अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम कैपिटल अप्रेजल के चैप्टर में, प्रोजेक्ट अप्रेजल के चैप्टर में हम आज स्टडी करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि जो भी हमारे एनालिसिस के फैक्टर्स हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी एनपीवी के ऊपर, क्योंकि एनपीवी ही हमारा डिसीजन क्राइटेरिया है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी कंपैरिजन में हायर है, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये एनपीवी पे कैसे अफेक्ट करता है, आए देखते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज वन मेथड of analyzing the risk surrounding a capital expenditure project and enables an assessment to be made of how responsive the project's NPV is to changes in the variable that are used to calculate that NPV. हमने वो सारे वेरिएबल्स देखने हैं जो हेल्प करते हैं एनपीवी को निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या एनालाइज करना है? रिस्क surrounding a capital expenditure project and enables an assessment to be made of how responsive the project's NPV is to changes in the variables that are used to calculate that NPV. अब वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं हम एक एग्जांपल में भी समझेंगे और अभी यहाँ पे भी समझते हैं। The NPV could depend on a number of uncertain independent variables. They are estimated selling price, sales volume, cost of capital, initial cost, operating cost, benefits and length of project. हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं या जो भी हमारे पास डिसीजन आता है बेटा, वो फ्यूचर से मुतल्लिक होता है। हमने फ्यूचर के कोई प्रोजेक्ट के मुतल्लिक डिसीजन लेना होता है, तो इसलिए सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? एस्टिमेटेड। द सेल प्राइस विल बी एस्टिमेटेड, सेल्स वॉल्यूम विल बी एस्टिमेटेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यूजली हम बैंक से अंडरटेक कर चुके होते हैं कि जी हम आपसे 8% पे लोन लेंगे या 10% पे लेंगे, लेकिन ये भी वेरिएबल होता है। क्यों? जैसे आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान में ना स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम कर दिए, तो डिस्काउंट रेट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बैंक क्या करता है कि फिर उसके मुताबिक अपने रेट्स को चेंज भी करता है। इनिशियल कॉस्ट, हमने कहा जी हम मशीन खरीदेंगे $7,000 की या $7 मिलियन की। जब हम इंपोर्ट करने लगे मशीन की तो पता लगा वो तो महंगी हो गई है या सस्ती हो गई है। एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हर मशीन की अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, आप टोयोटा की गाड़ी चलाएंगे उसकी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सुजुकी की चलाएंगे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, होंडा की चलाएंगे अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसी तरह हर मशीन के अपने फीचर्स होते हैं। एस्टिमेटेड बेनिफिट्स, हर एक के अपने बेनिफिट्स हैं, कितनी लाइफ है उसकी, एंड सो ऑन, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? आए इसको स्टडी करते हैं। इसके लिए बेटा ये एक फार्मूला है हमारे पास, दैट इज एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अफेक्टेड। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अफेक्टेड से बना दिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक एग्जांपल है। KE which has a cost of capital 8% is considering a project. The most likely cash flows associated with the project are as follows. आप देखिए बेटा यहाँ क्या कहा जा रहा है? मोस्ट लाइकली, यानी कि जिस पे हमें ज्यादा उम्मीद है जो कैश फ्लोज हमारे रहेंगे वो क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दिस इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, दैट इज इन जीरो पीरियड is $7 million. Variable cost in first year $2 million and in second year is $2 million and it is variable. Cash inflows, cash flow would arise from sales. तो हमारी जो sales हैं that is 650,000 units at $10 per unit, that is 6.5 million. ये thousands में है तो हमने 6,500 लिख दिया और यहाँ पे भी 6,500 लिख दिया। तो अगर हम दोनों का नेट करें तो दैट इज 4,500 और 4,500, और इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कह सकते हैं क्योंकि सेल्स हमारी ये है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिक्वायर्ड। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल्स, कि हमारे चेंज इन वेरिएबल्स क्या होंगे। ठीक है बेटा, आए इस क्वेश्चन को हमने एक्सेल में बनाया हुआ है, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस टॉपिक
from SEMA page 503, and formula is NPV of project divided by PV of cash flow affected. हम इसे कह सकते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देना है विद 100 से। ओके बेटा। अच्छा जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हमने यहाँ रिप्रोड्यूस कर लिया। अब इस क्वेश्चन का ये सामने आपके आंसर बनाया हुआ मैंने। ये ईयर आ गया 012, डिस्काउंट फैक्टर है 8%, हमें दिया गया दैट इज कॉस्ट टू कैपिटल इज 8%। तो बेटा जीरो पीरियड में वो 1 रहता है, फर्स्ट पीरियड में कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.08, तो यह आ गया 0.926। इसी तरह सेकंड पीरियड में ये जो फिगर थी इसको डिवाइड पे कर देंगे फर्दर 1.08 से, तो हमारे पास ये डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो सारे कंफर्टेबल है ना। अब ये प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम जीरो पीरियड पे कर रहे थे, तो जीरो पीरियड में उसकी प्रेजेंट वैल्यू यही रहेगी। ठीक है बेटा, तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी किसकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। अच्छा जी, इसके बाद क्या हो रहा है, पीवी हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट की। ये वेरिएबल कॉस्ट देखें कब इनकर्ड होनी थी, फर्स्ट पीरियड में, तो इसकी फर्स्ट पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.926। 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.926 जब हमने किया तो हमारे पास आ गई है इस वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू। ओके, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट सेकंड पीरियड में भी इनकर्ड हो रही है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू ले आए। दिस 2000 इन द सेकंड पीरियड मल्टीप्लाई बाय 0.857, और बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई वेरिएबल कॉस्ट की ऑफ द सेकंड पीरियड। इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो ये हमारे पास आ गया 3567। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन 2 years। लाइकवाइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स जो कि हमारे इन्फ्लोस करेंगी दैट वाज 6.5 मिलियन। हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ईयर की, दिस इज द फर्स्ट ईयर, तो 6500 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर दैट इज 6019। ओके, लाइकवाइज सेकंड पीरियड के लिए 6500 मल्टीप्लाई बाय सेकंड ईयर फैक्टर दैट इज 5573। ओके, अच्छा बेटा यहां तक बात समझ आ गई। फिर आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सारे कैश फ्लोज आ चुके थे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमने इसका सम कर दिया, यहाँ पे इसका सम कर दिया। इन दोनों का अगर हम सम करें तो देखो बेटा बनता है 4167। ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है 4167। फिर इन दोनों का सम कर दिया 3858, यानी कि हमने 7000 इन्वेस्ट किए हैं पहले साल, हमें ये कैश इनफ्लो आएगा, दूसरे साल ये आएगा, और हमारे पास एनपीवी आ गई है 1025। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट हमें फीजिबल है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1025। तो बच्चों यहाँ तक जो कैलकुलेशन हुई है वो समझ आ गई, या कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा, किसी की तरफ कोई क्वेश्चन नहीं है? अली अहमद सिद्दीकी, अब्दुल्ला तारिक, अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई है, ये क्वेश्चन आया है, मैं आंसर करता हूँ। महान कुल साहब, आपने लेट ज्वाइन किया है हमारी क्लास को। तो आप बाकी लेक्चर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी महान साहब। अच्छा जी,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? ये 2000 कब इनकर्ड होने थे? फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर है 0.926, तो 2000 को 0.926 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट सेकंड ईयर में इनकर्ड हो रही है, सेकंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर है 0.857, तो ये आ जाएगी 1715। इन दोनों को जमा कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगी 3567। ठीक है बेटा, आप समझ आ गई? एनी वन हैविंग अ क्वेश्चन? जो कि हमारे चैप्टर रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने अगर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आफ्टर एग्जाम्स, तो उनके लिए मुश्किल होगी, इसलिए वो सारी बातें जो हम 5 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वो अब यहाँ पे रिपीट करना बेटा पॉसिबल नहीं है। आज छठा लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। अच्छा बेटा, अब यहाँ तक आपके सामने सिनेरियो हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। आए, पहला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फार्मूला हो जाएगा एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे देखें, ये हमने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ था, यहीं पे रिपीट कर लेते हैं। एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस अफेक्टेड, यानी कि वो वेरिएबल ले लेंगे। हमने सबसे पहले लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हम इसका फार्मूला आ गया बेटा एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी कितनी आई है? 1025, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा हमारी? 7000। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 1025 डिवाइड बाय 7000 इनटू 100, तो आंसर आ रहा है 14.6%। आंसर आ रहा है 14.6%। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाए 14.6% से, ठीक है, कितने से इंक्रीज कर जाए? 14.6% से, तो हमारा एनपीवी 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे अगर हम इंटरप्रिटेशन लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट increased by 14.6%, our project will have a negative or 0 NPV। हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। बेटा देखो, अभी यहाँ कितना था? 7000 था ना। अगर हम यहाँ पे कर दें 7000 का, अगर हम 14.6% निकालें, ठीक है बेटा, वो कितना आ रहा है? 1022, ठीक है, 1022। अगर इतने से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाए, ठीक है, यानी कि अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए से 7000 प्लस दिस वन, कितना हो गया? 8022। अगर हम यहाँ कर दें 8022, ठीक है, हम ये क्या करते हैं बेटा, अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं 8022, तो एनपीवी क्या हो गई? इट्स ऑलमोस्ट 0, ठीक है, क्योंकि ये 14.6% में है, तो तकरीबन ये बन जाता है बेटा, ये आप देख भी सकते हैं कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 0, ठीक है। 8025 अगर हम करते हैं, जो बिल्कुल राउंडिंग में बनता है, तो हमारे पास 0 एनपीवी आ रही, हमारे पास 0 एनपीवी आ रही। इट मींस जब 7000 था ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है। लेकिन अगर हमारा इक्विपमेंट जो है वो 7000 के बजाय 8025 का अगर आने लग गया, तो हमारी एनपीवी बेटा हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो भी हमारा 8025 हो जाएगा, और हमारे इन फ्लोज भी कितने हैं? 8025। ये देख सकते हैं आप, 8025। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो एनपीवी क्या आएगी? 0।
बेटा अभी आते हैं तनवीर, अब इसमें IRR भी आएगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम वन बाय वन एक ही चीज को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। क्या किया, हमारा क्वेश्चन क्या था, सारा हम क्वेश्चन को ओरिजिनल सिचुएशन पे ले जाते हैं। हमारा सिचुएशन क्वेश्चन ये था कि 7,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7,000 इन्वेस्ट करके एनपीवी आ रही है 1,025। इट मींस अगर हमारी ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, ये 1,025 से इंक्रीज कर जाए, से मैं यहाँ पे करता हूँ 1,025 से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी 8,025। तो यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा 8,025, और एनपीवी क्या आ जाएगी 0, एनपीवी क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 14.6% से इंक्रीज कर जाए, कितने से इंक्रीज कर जाए, तो हमारी एनपीवी हो जाएगी 0, और यही उन्होंने यहाँ इंटरप्रिटेशन में भी लिखा है। The initial investment can rise by 1024, इन्होंने एनपीवी निकाली 1024, हमारी 1025 आ रही है। Before the investment break even, the initial investment may therefore increase by 14.6%। तो हमारे पास आंसर आया कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 14.6% इंक्रीज कर गई तो हमारा प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पे आ जाएगा और एनपीवी हो जाएगी 0। और हम कौन से प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनमें एनपीवी पॉजिटिव आ रही हो, उन प्रोजेक्ट्स को हम करते हैं, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट्स ही नहीं करते। ओके अतीब साहब, अभी हम सब कुछ करेंगे, अभी जो पॉइंट बता रहा हूं पहले उस पर फोकस करें, आप लोग अभी आगे की ना सोचें। अहमद सिद्दीकी साहब 7,000 पे एनपीवी आ रही है 1025, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ जाए कि एनपीवी 0 हो जाएगी। हम 7,000 में 1025 ऐड कर दें, दैट इज 8,025, तो एनपीवी क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। बेटा ये 1172 कहां से आ रहा है नाइला? बेटा देखो हम यहाँ पे करते हैं 8,025, अभी हमने किया था ना। अगर हम यहाँ कर दें 8,025, तो एनपीवी क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। 7,000 पे एनपीवी 0 नहीं है, 7,000 पे तो 1025 है। इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस ये हुआ कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से बढ़ जाए तो हमारा प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा, और वो हमें पता चला 14.6%। जी अहमद सिद्दीकी साहब, आपको क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, शाबाश। तो बेटा हमने ये देखा है अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनपीवी आती है कैसे आती है, आउटफ्लोज और इनफ्लोज। तो अगर हमारा पहला वाला आउटफ्लोज ही इस अमाउंट से बढ़ जाएगा तो एनपीवी 0 हो जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ओके। अभी बेटा सेलिंग प्राइस कितनी है 10 पर यूनिट, ओके, 10 पर यूनिट, और हमारे पास सेल्स की ये आ रही वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज 1025, डिवाइड बाय सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये रखी मल्टीप्लाई 100 किया 8.8%। इसका मतलब ये होगा बेटा जो अभी सेल प्राइस है ना उस पे एनपीवी हमारी क्या है पॉजिटिव, एनपीवी क्या है पॉजिटिव। अब इसके इंटरप्रिटेशन ये होगी बेटा, इफ सेल प्राइस डिक्रीज बाय
8.8%, our project will have a 0 NPV, क्योंकि सेल प्राइस थी 10, जब 10 है तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमारी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो कितने कम हो जाए, दैट इज 8.8% अगर कम हो गई ना, 8.8%, तो हमारी एनपीवी हो जाएगी 0। शाबाश अली जी, बेटा ये पॉइंट समझ आया। अब हम कंपेयर कर रहे हैं एनपीवी को सेल्स की वैल्यू के साथ। पहले हमने किए थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, अब हम कर रहे हैं सेल्स के साथ। तो अगर सेल प्राइस हमारी अभी 10 थी ना, वो कितने हो जाए, रिड्यूस होके 8.8% से रिड्यूस हो जाए, तो फिर हमारी एनपीवी हो जाएगी 0। 9.2। दैट इज 9.12। अगर उसकी प्राइस हो गई तो फिर हमारी एनपीवी आ जाएगी 0। शाबाश बेटा, ठीक है बेटा। तो पहला हमने किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस है हमारी 10, जब 10 पे है तो हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर सेल प्राइस कहीं हमारी गिर गई तो फिर हमारी एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, 1025 हमारा एनपीवी है, हमारे सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 11,591। ठीक है, इसके साथ हमने कंपेयर किया और हमने जब मल्टीप्लाई पर 100 किया तो दैट इज 8.8%। तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा, इफ सेल्स प्राइस डिक्रीज बाय 8.8%, अवर प्रोजेक्ट विल हैव अ 0 एनपीवी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ अप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास बन गई सेल्स। ठीक है, 5928 और ये 5928 यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, जब आप देखें हमने ये प्राइस कर दी तो एनपीवी क्या आ रही है हमारी, 5। इट्स ऑलमोस्ट 0। हमने क्या कर दिया बेटा, अब सेल प्राइस कर दी है 9.12। ठीक है, 9.2 देखो मैंने यहाँ निकाली भी थी आपके सामने, कैसे निकाली है उसको मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। 10 प्राइस थी, हमने इसमें से 8.8% ना माइनस कर दिया, 8.8% माइनस किया तो प्राइस आ गई 9.12। अब जब 9.12 के साथ हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5,928। जब इसके साथ आप इसकी प्रेजेंट वैल्यूज देंगे तो आंसर आ रहा है 5। ठीक है बेटा, 11,591 कहाँ से आया है, वेरी गुड भाई बेटा, अभी सारा क्वेश्चन समझाया। 6,500 है ना, ये कब है वैल्यू, 1 पीरियड में, उसकी निकाली हुई है प्रेजेंट वैल्यू। 6,500 मल्टीप्लाई बाय 0.926,
फिर इसी तरह किया है सेकंड पीरियड में 6500 इंटू 0.857, और ये इन दोनों को जब जमा किया तो ये बना 11,591। दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। जो सेल्स हमें दो पीरियड्स में होनी थी 13,000 की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 11,591। ठीक है बच्चों, ये दो पॉइंट समझ आ गए। तो कॉस्ट हमारी बढ़ेगी और सेल प्राइस गिरेगी, क्योंकि कॉस्ट, इस कॉस्ट के साथ एनपीवी पॉजिटिव है। हमने ये देखना है कि एनपीवी जीरो कब आएगी। तो अगर हमारी कॉस्ट बढ़ जाए तो एनपीवी जीरो आ जाएगी, और सेल प्राइस कम हो जाए तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? हाँ अली, ये भी इतना तेज ही चलना, सबर सबर। ओके, तो बेटा हम इसका दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, सेल्स प्राइस। The present value of cash inflows can fall by 1024 before the investments break evens on the assumptions that sales volume remains the same. The selling price can therefore fall by this, that is 8.8% before the projects just break evens. जी बेटा, यहां तक पॉइंट समझ आ गए? पहले ये कैलकुलेशन आप दोबारा सोच लेंगे, आपको समझ आ गई है कि नहीं, ये सारी वैल्यूज कहां से आई हैं। दिस इज जस्ट प्रेजेंट वैल्यूज जो हम पहले करना सीख चुके हैं। These are just present values। हर एक की प्रेजेंट वैल्यू अलग निकाल दी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अलग निकाल दी, वेरिएबल कॉस्ट की अलग निकाल दी, सेल्स की अलग निकाल दी, और नेट कैश फ्लोज की अलग निकाल दी है, सेम। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। जी बेटा जिया साहब। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज 1025, पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 3567, मल्टीप्लाई 100, 28.7 आंसर आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट जितनी अभी हमारी है उस पे एनपीवी पॉजिटिव है। तो अगर अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 28.7% से इंक्रीज कर जाएगी तो हमारी एनपीवी हो जाएगी जीरो। ठीक है बेटा, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगी, इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 28.7%, our project will have a zero NPV। इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, the PV of variable cost can rise by 1024 before the investment breaks evens। Variable cost may therefore increase by 28.7%। जी बेटा हो सकती है, महादगुल साहब हो सकती है। तो बेटा ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो आपकी ज़्यादा चाहिए होगी। पहले ये बात ये ध्यान में रखें कि जब सेल्स बढ़ती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और अगर सेल्स कम होती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, तो बेटा ये वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू है और ये सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू है। ओके, तो दोनों के अगर हम दोनों को क्या कर लें, अगर हम इसकी निकाल लें कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है बेटा, क्या निकाल लें? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये देखिए, ये सेल्स की है, ये है वेरिएबल कॉस्ट की, दोनों को नेट किया तो कितना बनता है बेटा? 8025। दिस फिगर सेल्स एंड दिस फिगर इज वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब निकालते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 8025। Sales volume, contribution margin, as with increase in sales variable cost also increase and vice versa। तो बेटा हम करेंगे NPV of the project divided by present value of contribution margin। 1025
divided by contribution margin that and multiplied by 100, that is 12.8%. इसकी इंटरप्रिटेशन हम लिखेंगे if sales volume decrease by 12.8%, our project will have a negative और जीरो एनपीवी। अभी सेल्स वॉल्यूम कितना है हमारा 650,000 यूनिट्स, ठीक है। और अगर हमारे ये यूनिट्स 12.8% कम हो जाएं तो हमारी एनपीवी हो जाएगी 0। ओके, बात समझ आई बेटा। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा सेल्स वॉल्यूम की सूरत में कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि जब सेल्स बढ़ती हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, जब सेल्स कम होंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। जी बेटा, सेल्स वॉल्यूम का मतलब यही है कितनी क्वांटिटी सेल होगी, हमारी सोल्ड होगी। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी भाई। तो हम ये 4 चीजें कर चुके हैं, कौन कौन सी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, और अब हमने किया सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम को यहां से पढ़ लेते हैं। सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट्स द लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड द लेवल ऑफ कैश इनफ्लो। सेल्स वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा, सेल्स वॉल्यूम कम तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम। We know that the present value of cash inflows, there is the present value of variable cost, that is present value of contribution, will have to fall to 7 million for the NPV to be 0. The present value of contribution can therefore fall by 12.8% before the projects break even. ये क्या बात कर रहा हूँ बेटा, देखो आउटफ्लो कितना है 7,000, तो अगर यहाँ पे भी 7,000 आ जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा 0। और ये कब आएगा? जब हमारी सेल्स वॉल्यूम 650,000 से 12.8% गिर जाएंगी। जी बेटा, क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पे डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बार बार आपसे ये कहता हूँ कि इस स्टेज तक हमने कर लिया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आगे चलते हैं। पहले हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देख लिया। सिंपल फार्मूला है एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेलिंग प्राइस एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। जी बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज से कैसे पता लगता है? देखें, ये आपकी क्या है, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट पे एनपीवी क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट को मैं बढ़ाऊंगा तो एनपीवी क्या हो जाएगी? से मैंने 1,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, अब इन्वेस्टमेंट होगी 8,000। कितनी होगी बेटा? 8,000। तो एनपीवी क्या हो गई? कम होगी ना। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से एनपीवी कम होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो एनपीवी कम हो जाएगी। और सेल्स क्या होती है आपकी, जो अभी भी सेल्स की प्राइस चल रही है दैट इज 10 पर यूनिट, उस पे एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। इट मींस कि इस सेल प्राइस में एनपीवी पॉजिटिव है। अगर सेल्स प्राइस गिरेगी तो एनपीवी कम होती चली जाएगी। और कितनी गिर जाए? हमने यहाँ कहा 8.8% अगर गिर गई तो एनपीवी हो जाएगी 0। लाइकवाइज ये है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अभी हमारे पास जो है उस पे एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। तो कॉस्ट आपकी बेटा अगर बढ़ जाएगी तो एनपीवी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लाइकवाइज सेल्स वॉल्यूम, अभी जितना आपका सेल्स वॉल्यूम है उस पे एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। तो अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम गिर गया, ठीक है, तो हमारी एनपीवी गिर जाएगी और एनपीवी इवेंचुअली आ जाएगी 0। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका कोई क्राइटेरिया बनाना चाहें
तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो एनपीवी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और सेल्स अगर डिक्रीज करेंगी ये तरीका है, कॉस्ट के इंक्रीज से एनपीवी डिक्रीज करती है और सेल्स की डिक्रीज से एनपीवी डिक्रीज करती है। और ये कॉस्टें बेशक दोनों किस्म की हो सकती हैं बेटा, इट मे बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इट मे बी वेरिएबल कॉस्ट। और ये सेल्स दोनों हो सकती हैं, सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम। तो ये क्राइटेरिया बेटा। बेटा हम वन बाय वन हर चीज को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टडी किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अगर वो इंक्रीज करेगी एनपीवी डिक्रीज करेगी। तो हमने इसका आंसर ये लिखा था कि अगर ये 14.6% इंक्रीज कर गई, यहाँ पे लिखा हुआ है therefore the initial investment may therefore increase by 14.6%। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करेगी एनपीवी डिक्रीज करेगी। लाइक वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के मतलब हमने क्या कहा, वेरिएबल कॉस्ट में देयरफॉर इंक्रीज बाय 28.7%। जब वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी तो एनपीवी डिक्रीज करेगी। ऑन द अदर हैंड सेल प्राइस अभी हमारे पास थी 10, हमने कहा जब ये डिक्रीज करेगी तो एनपीवी भी डिक्रीज करेगी। सेल्स वॉल्यूम अभी हमारे पास था 650,000 यूनिट्स, हमने कहा जब ये डिक्रीज करेगा तो एनपीवी भी डिक्रीज करेगी। जी बेटा। बात समझ आ गई। एंड वाइस वर्सा है बेटा, ठीक है ना, अगर ये डिक्रीज करेगी तो एनपीवी इंक्रीज करेगी एंड सो ऑन। शाबाश। तो भी आपको भी समझ आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछें। जी बेटा, रिलेशनशिप है एनपीवी का विद relevant variable, NPV of the project with relevant variable। जी सोबिया बेटा समझ आई आपको। अभी मैंने इस रिलेशनशिप से कब इनकार किया है, जब सेल्स बढ़ेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, जब सेल्स कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर रहा। हम बेटा यहाँ पे एनपीवी के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं, एनपीवी के ऊपर। ये वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज से एनपीवी क्या इम्पैक्ट आएगा, सेल्स प्राइस के इंक्रीज से या डिक्रीज से एनपीवी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम एनपीवी के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं। आप बुक को ना देखो बेटा, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना जिशान। तो बेटा अभी हमने चार वेरिएबल्स को देख लिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेल्स प्राइस,
वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ डिवाइड करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड करना है, वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करना है, और सेल्स प्राइस में सेल्स वैल्यू की वैल्यू से डिवाइड करना है। अब हम आगे चलते हैं और इसमें जाके देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आईआरआर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। जी बेटा, हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन हमें किताब में कैलकुलेशन हुई हुई है। उसका आईआरआर आ रहा है 18.56%। हम वो देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ये आ रहा है बेटा आईआरआर 18.56%। इन्होंने क्या किया, कैश फ्लोज लिखे, इसको 15% पे डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 317 रुपये। ठीक है, 20% में डिस्काउंट किया, एनपीवी आ रही है 128। तो एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव हो गई। उन्होंने जाके आईआरआर के फार्मूले से सॉल्व किया, तो आंसर आ रहा है 18.56। तो ये कैलकुलेशन मैंने नहीं की, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको करना आ गई है। तो हमारे पास आईआरआर है 18.56, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। इट मीन्स आवर प्रॉफिट और द डिफरेंस इज 10.56%। ठीक है बेटा, अब आपने इधर अंडरस्टैंड करना है। आईआरआर के केस में डिफरेंस इज 10.56। हम इसको आईआरआर से ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 57%। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इफ IRR is decreased by 57%, our project will have a zero NPV। ठीक है बेटा, if IRR is decreased by 57%, our project will have a zero NPV। ठीक है, 18.56 का आप 57% निकालें जरा। कितना आ रहा है बेटा, 10.56। ठीक है, तो अगर हमारा IRR इतने से गिर गया, कितने से गिर गया, 10.56 से, तो फिर क्या बचेगा, 8%। तो जो कि इक्वल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, और हमारी एनपीवी हो जाएगी 0। यानी कि आईआरआर भी 8 हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 8 हो, तो एनपीवी क्या होती है, 0 ही होगी ना। इसी तरह अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी 8%, तो 10.56 इससे डिफरेंस है, 8 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 132%। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी इंक्रीज कर जाए, कितने परसेंट से, 132%, our project will have a zero NPV। एक वक्त में हम देख रहे हैं आईआरआर को, फिर एक अगले वक्त में देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ठीक है बेटा, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 8%। ठीक है, और वो 132% इंक्रीज कर जाए। अभी है 8% और वो इंक्रीज कर जाए बाय 132%, यानी कितना आ जाएगा वो, 10.56। तो अगर 10.56 वो इंक्रीज कर गया तो कितना बन जाएगा, 18.56। तो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 18.56 हो जाए, तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। जी आगा साहब, एनपीवी आईआरआर में एनपीवी 0 आती है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, लेकिन अभी जरा बात को समझें। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है,
आपके पास अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 8%। और IRR कितना निकाला हमने? 18.56%। तो IRR के केस में हमें क्या पता लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं 18.56%। ठीक है, और कॉस्ट हम पे कर रहे हैं 8%, तो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 10.56%। अब हमने ये देखना है कि अगर 8% पे करके तो हम कमा रहे हैं 1025। ठीक है, तो अगर हमारी IRR कितने परसेंट गिर जाए, अभी वो है 18.56 और वो रिड्यूस हो जाए बाय 57%। कितने परसेंट? 57%। तो वो कितने पे आ जाएगी बेटा? हमने यहाँ कैलकुलेशन की है, जब इसका लिया 57%, वो निकला 10.56। अगर IRR इतने परसेंट गिर गई तो 8% पे आ जाएगी, और 8% ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जी बेटा। कोई बात नहीं बेटा, अभी समझ आ जाएगी। हमने कैसे कैलकुलेट किया 18.56? जिशान मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जब तक आपको समझ नहीं आएगी सबको मैं ये क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ये निकाला बेटा 18.56, आराम से देख लें 18.56 कैसे आया है। जी बेटा। अच्छा जी आगा साहब, आप मेरी बात सुनिएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट पे? 8% पे। इसका मतलब है कि हम 8% कॉस्ट पे करके भी NPV कमा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिटर्न है ना इस प्रोजेक्ट का, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। और वो कितना आ रहा है वो हमने मालूम कर लिया, दैट इज 18.56%। 18.56%। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि NPV जीरो कैसे होगी। NPV जीरो उस वक्त हो सकती है बेटा कि अगर IRR हमारा 18.56 आ रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 18.56% हो जाए। कितनी? 18.56% हो जाए तो NPV हमारी हो जाती है जीरो। मैं इसको यहाँ पे फर्दर और एक्सप्लेन करता हूँ। IRR अगर है ना 18.56%, तो इसका मतलब होता है बेटा कि प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है 18.56%। ओके, जबकि हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 8%। जब भी हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 10.56%। ओके, IRR निकालते वक्त हम ये सपोज करते हैं कि अगर प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है 18.56, तो हम ये सपोज करते हैं कि इसकी कॉस्ट भी 18.56% है। हम ये सपोज करते हैं जब IRR 18.56% आ रहा है, हम ये सपोज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 18.56% है। क्योंकि जब कॉस्ट भी 18.56% हो जाए और कमाल भी 18.56% हो, जब भी NPV जीरो आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनफैक्ट इस क्वेश्चन में कितनी थी? 8। तो या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़कर 18.56 आ जाए जब NPV जीरो होगी, या IRR डिक्रीज होके 8% पे आ जाए जब NPV जीरो होगी।
जी आगा साहब, कुछ बात समझ आई नहीं आई तो आप मुझे बताएं प्लीज। बेशक अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या कॉल कर लें मुझे व्हाट्सएप पे। अभी अपना क्वेश्चन बताएं मुझे, आप कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। चलो अच्छी बात है। नाइला, आपको क्वेश्चन अभी तक अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको वन बाय वन दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, आईआरआर क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट कितने परसेंट कमा रहा है। ये प्रोजेक्ट कमा रहा है 18.56। ठीक है। ये और बात है कि आईआरआर के रेट पे जब हम डिस्काउंट करते हैं तो एनपीवी जीरो आती है। क्यों आती है जीरो? क्योंकि उस वक्त हम ये सपोज कर रहे होते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 18.56% है, जबकि आप देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 8%। और आपको याद हो अगर कि आईआरआर का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ डिसीजन क्राइटेरिया जो हमने कहा था। आईआरआर के केस में हम किसको सब करते हैं, हायर आईआरआर वाले को। ठीक है। और इसका एक और क्राइटेरिया भी अगर हम मेंशन करना चाहें, इफ IRR is greater than cost of capital, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब IRR हमारे पास आ रहा है 18.56 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%। ठीक है बेटा, तो उस सूरत में भी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने दो चीजों के ऊपर इसको देखा कि आईआरआर के साथ क्या हो। आईआरआर के साथ क्या होगा कि इफ आईआरआर इज डिक्रीज बाय, क्योंकि अभी आईआरआर हमारा ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इस सूरत में गिर जाए। और कॉस्ट कैपिटल की सूरत में क्या है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी 8% पे हमारी पॉजिटिव एनपीवी दे रही थी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 132% बढ़ जाए, ठीक है, 132%, देखो 8% अभी थी ना, तो अगर 100% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 16। जबकि आईआरआर तो 18.56 है, इसका मतलब है मोर देन 100%। एंड व्हाट इज दैट परसेंटेज, दैट इज 132%। अगर प्रोजेक्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्रीज ले आता है तो हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। अब हमें पता लगा कि 8% के साथ तो ये पॉजिटिव था, लेकिन अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होकर आ गया 18.56 पे, तो प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा जीरो एनपीवी के साथ। ओके। तो बेटा इसके अंदर हमने ये 6 चीजों का एनालिसिस किया है। Cost of capital can therefore increase by 132% before the NPV becomes negative. Alternatively, the IRR can fall by 57% before the project would be rejected on the basis of IRR. ओके। अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं हर एक की कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और बेटा क्योंकि जब हम ये आखिरी कॉन्सेप्ट था इसमें जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना था, अब हमारा ये चैप्टर दैट इज 15, 16, 17, 18 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन, अब हम इसके बाद पास पेपर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन जो आपके सामने व्यू हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आप प्लीज करें। फिर हम नमाज की ब्रेक करते हैं और उसके बाद हमने जो इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन दिया था वो करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप पास और लेकर आया हूँ, उसको भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जी बेटा प्लीज। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है, मैं इसको डिफरेंट कलर में कर देता हूँ और फिर हमने इसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है।
बेटा IRR ये फाइंड आउट किया हुआ है। ये आपके पास है नेट कैश फ्लोस, 7,000 आउटफ्लो था, 4,500 मिल रहे हैं पहले साल में, 4,500 मिल रहे हैं दूसरे साल में। ठीक है, कहाँ मिल रहे थे ये आपके सामने आ रहे हैं। 4,500 यहाँ आ रहे हैं, 4,500 यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि 6,500 सेल्स थी, 2,000 वेरिएबल कॉस्ट थी, तो नेट हो गया 4,500 एंड 4,500। इसको पहले 15% डिस्काउंट किया, फिर इसी को 18% में डिस्काउंट किया, फिर जो IRR का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था उससे सॉल्व किया तो 18.56% बन गया। जी बेटा, और किस किस के जो क्वेश्चन है प्लीज पूछें। हमने क्या किया, जस्ट पहले निकाली है एनपीवी। क्या निकाली बेटा? एनपीवी। दिस इज अवर एनपीवी। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, इस एनपीवी को हर एक से डिवाइड करते गए बस। ओके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, सेल्स प्राइस है तो सेल्स से, ये सेल्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको कलर भी कर देता हूँ। इसको इसके साथ किया, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ये पहले दो को समझ लें। जी बेटा, ये दो हो गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट के साथ देखते हैं क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट आ गई, दिस वन, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। इसके साथ हमने करके देख लिया। पेज नंबर 504। ठीक है बेटा, फिर इस वेरिएबल कॉस्ट के साथ देख लिया, फिर हम आगे आते हैं। सेल्स वॉल्यूम के लिए हमें करना पड़ता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। ठीक है, किसके साथ करना पड़ता है बेटा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ। तो ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राउंडिंग के डिफरेंस है 1 रुपए का, खैर वो नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद हम आते हैं IRR के लिए। तो IRR क्वेश्चन में हमने निकाला हुआ है। ठीक है, उनका डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आ रहा था ना, इसको हमने एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर किया है और एक दफ़ा हमने इसको कंपेयर किया है विद IRR। जी बेटा, बताएं कहाँ पे किस चीज़ की लॉजिक टू सेंस मैटर नहीं कर रही। आपने बस ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारी एनपीवी आ रही है ना, ये जीरो कैसे हो सकती है। तो बेटा, नंबर ए केस, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, जैसे हमने कहा था यहाँ हम क्या कर दें, अभी 7,000 है ना, तो 1025 आ रही है ना एनपीवी, तो अगर मैं 7,000 में 1025 ऐड कर दूं, क्लास हो रही है, तो 18025 जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, एनपीवी क्या हो गई? जीरो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से होते हैं आउटफ्लोज और इनकम से होते हैं इनफ्लोज, तो ये जीरो हो गई। ठीक है बेटा, दूसरी बात है सेल प्राइस। सेल प्राइस अभी थी हमारी 10 पर यूनिट, अगर ये गिरेगी ना, क्योंकि अभी इस प्राइस पे तो पॉजिटिव एनपीवी थी, तो ये कितने परसेंट गिर जाए? 8.8% डिक्रीज कर जाए, ये इंक्रीज कर जाए। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो भी अभी हमारी थी उस पे एनपीवी पॉजिटिव है, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर गई तो एनपीवी
जीरो हो जाएगी। सेल्स वॉल्यूम, अभी जो सेल्स वॉल्यूम है हमारा दैट इज 650,000 यूनिट्स, ओके, उस पे एनपीवी पॉजिटिव है। इसका मतलब है अगर वो यूनिट्स कम हो जाएं तो हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। आईआरआर अभी हमारा है 18.56%, तो अगर ये 57% डिक्रीज कर जाए तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमारा है 8%, अगर वो 132% इंक्रीज कर जाए तो एनपीवी हमारी जीरो हो जाएगी। बेटा आईआरआर के लिए आपने खुद ही डिस्काउंट रेट सोचने होते हैं। आईआरआर की शायद आपने प्रैक्टिस अभी नहीं की। आईआरआर के लिए हमने खुद ही डिस्काउंट रेट सोचने होते हैं। मैं आपको आईआरआर के ऊपर यहाँ ले जाता हूँ। आईआरआर जब हमने किया था हमने देखा कि एक 9% का रेट था, हमने जब 9 के साथ किया इसको, ठीक है, कोई हमने अपने पास से गैस करना होता है, ठीक है। और एक रेट हमने कौन सा लिया था, 12% का। 9 पे पॉजिटिव आ रही थी, हमने एक रेट ले लिया था 12% का, उस पर नेगेटिव आ रही थी। तो आपने ही खुद ही रेट सपोज करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, उनके अंदर कितना चेंज आ जाए कि एनपीवी हमारी जीरो हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट एनपी सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, अब आपको बात समझ आ जाएगी। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज वन मेथड ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क surrounding a capital expenditure project and enables an assessment to be made of how responsive the project's NPV is to changes in the variables that are used to calculate that NPV। हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं जिनसे हम एनपीवी निकालते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। एनपीवी जीरो इसलिए होती है बेटा कि अगर एनपीवी जीरो हो जाए तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहता। अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हमने यही देखना है कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा एनपीवी जीरो आ जाए। तो अभी तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल था, फिर ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं रहेगा, ओके। हमने अगर ये यहाँ पे आ जाए जीरो तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन प्लीज पूछें, परेशान ना हो, बहुत आसान है। जस्ट आप एक चीज को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। और मैंने वो बता दिया आपको कि ये ऊपर वाली बातें लिख दी हैं, ठीक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करेगी तो एनपीवी डिक्रीज करेगी, और अगर सेल्स डिक्रीज करेंगे तो एनपीवी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे करते हैं नमाज की ब्रेक, और उसके बाद आके हम जो क्वेश्चन था ना हमारा उसका इन्फ्लेशन वाला, वो कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि वो करा दें, तो मैं यहाँ पे कराता हूँ। मुझे आइडिया था कि वो कम से कम आप पढ़ लोगे ना, तो मुझे यही था कि एक तो क्वेश्चन को देखा होगा तो बाद में इसको स्टडी करना आसान होगा, ठीक है। लेट्स हैव अ ब्रेक, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं 10 मिनट में।